वेलकम बैक अगेन इन द प्लेटफॉर्म ऑफ रंजन लीगल हब। जैसा कि हम अभी कवर कर रहे हैं जनरल डिफेंसेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, तो ये जो है पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक में हम लोग कवर कर चुके हैं वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया को। सेकेंड जो था 1 मिनट, हम क्या क्या कवर कर चुके हैं पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो हम ये जो है एक नंबर वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया इसको कवर कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हम प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर को कवर कर चुके हैं। थर्ड पार्ट में हम इनएविटेबल एक्सीडेंट को कवर कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्ट ऑफ गॉड को। अब बेसिकली इसमें डिफरेंस ये होता है कि एक्ट ऑफ गॉड जो होता है ये भी होता है अनएक्सपेक्टेड इंजरी, और हम डिस्कस किए थे इनएविटेबल एक्सीडेंट को, इसमें भी हम बात किए थे अनएक्सपेक्टेड इंजरी की। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो इनएविटेबल एक्सीडेंट है इसमें भी अनएक्सपेक्टेड इंजरी होगा, बट ये जो अनएक्सपेक्टेड इंजरी होगा इसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन होगा। इसमें ह्यूमन बॉडी इंटरवेन करेगा, यानी कि ह्यूमन बॉडी के इंटरवेंशन के कारण कोई हानि हुई होगी। लेकिन एक्ट ऑफ गॉड की अगर बात करें तो इसमें भी अनएक्सपेक्टेड इंजरी हो रही है, लेकिन इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो रहा होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई आदमी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो हम आते हैं एक्ट ऑफ गॉड पे और उसको डिस्कस करेंगे। उसके कुछ केस लॉज हैं उसको भी अच्छे से देखेंगे ताकि हमको ये जनरल डिफेंस जो है क्लियर हो सके। तो ये एक्ट ऑफ गॉड का अगर हम लीगल टर्म में बात करें तो इसको कहा जाता है भिस मेजर। दिस इज अ लीगल टर्म विच इज़ यूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। भिस मेजर मीन्स होता है एक्ट ऑफ गॉड, और इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होगा। सो हम एक्ट ऑफ गॉड मानेंगे किसको, अब हम इस पर बात करते हैं। तो एन ऑपरेशन ऑफ नेचुरल फोर्स सो अनएक्सपेक्टेड टू एंटिसिपेट इट, यानी कि ऐसा कोई एक्ट जिसको कि एंटिसिपेट करने के लिए हम कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किए हुए हैं, किसी प्रकार का कोई प्री डिटरमाइंड नहीं है, उससे वैसे एक्ट को हम कहेंगे कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड हो गया। ये इस प्रकार की बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती है जिस पर कि ह्यूमन का कंट्रोल नहीं है उसको हम कहेंगे एक्ट ऑफ गॉड। अगर इस तरह के किसी भी एक्ट से किसी पर्सन को हार्म होता है तो वो जनरल डिफेंस ले सकता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुआ है, और उसको टॉर्ट में उसको लाइबिलिटी नहीं होगा। अब इसके लिए कुछ इसेंशियल्स होते हैं कि क्या क्या इसेंशियल होगा ताकि हम एक्ट ऑफ गॉड क्लेम कर सके। तो द फर्स्ट इसेंशियल इज देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स, यानी कि नेचुरल फोर्स के कारण किसी प्रकार का हार्म हुआ हो। अगर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ है उसके कारण हार्म हुआ है तो वो लायबल हो जाएगा, प्लेंटिफ को कंपनसेशन मिल जाएगी। लेकिन जब नेचुरल फोर्स के कारण कोई हार्म हुआ है तो उसमें डिफेंडेंट ये डिफेंस ले सकता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुआ है और अपनी लाइबिलिटी से वो हट सकता है। सेकेंड इज अकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड नोट वन विच कुड बी एंटिसिपेटेड एंड रीजनेबली गार्डेड अगेंस्ट, यानी कि जो भी एक्ट हुआ हो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट हुआ हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स ऐसा एक्ट जो कि अभी तक कभी पहले नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो इतनी ज़्यादा मात्रा में ये अभी भी हो रहा है कि इससे हार्म होना तय ही है। अगर ऐसी एक्ट होती है तो उससे हार्म होता ही है। हार्म होना एक जनरल कंसेप्ट है कि हाँ अगर ऐसी एक्ट हुई है तो इससे हार्म होगी, तो वो सब एक्ट ऑफ गॉड के अंदर आएगा। इसमें बेसिकली दो चीज़ है कि एक नेचुरल फोर्स को होना ज़रूरी है, और दूसरा जो भी एक्ट हुआ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है, ऐसा एक्ट पहले कभी नहीं हुआ था पास्ट में। हम इसको केस लॉ की मदद से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इसमें पहला जो केस है वो है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, 1876 का केस है। इस केस में बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको ये केस चाहिए जो हम फैक्ट लिखे हैं, डिसीजन लिखे हैं, तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हम बता रहे हैं कि इस केस में बेसिकली था क्या। तो इसमें एक डिफेंडेंट जो था वो एक आर्टिफिशियल लेक बनाया था अपने लैंड में। वो आर्टिफिशियल लेक बनाया था, एक डैम टाइप का होता है, आर्टिफिशियल लेक उसको बोला जाता है, वही वो बनाया था
ताकि जो भी वर्षा का पानी हो सके वो उसमें इकट्ठा हो सके, या वो खुद भी उसमें पानी इकट्ठा करता था ताकि उससे कुछ काम कर सके, जैसे बिजली को बनाना, ये सब काम वो इससे किया करता था। अब जब उसके लैंड में एक डैम बन चुका था, एक आर्टिफिशियल लेक बन चुका था, उसके बाद एक बार ऐसी हुई कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वर्षा हुई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी रेनफॉल हुआ, यानी कि ऐसी रेनफॉल हुई जो कि पहले पास्ट में कभी नहीं हुई थी, वैसी रेनफॉल हुई। और इस रेनफॉल के कारण होता क्या है कि जब हैवीएस्ट रेनफॉल हुआ तो इससे जो प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ अपने लिए एक ब्रिज बनाया होता है। जब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल हुआ तो लेक से पानी निकल करके आगे प्लेंटिफ के लैंड में जाने लगा, और उससे प्लेंटिफ का जो ब्रिज था वो गिर गया। 4 ब्रिज जो था बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ, वो चारों ब्रिज गिर गया। इससे प्लेंटिफ को बहुत ज़्यादा हार्म हुई, और वो कोर्ट में इसको स्यू करता है कि ये डिफेंडेंट के कारण हुआ, इसको ऐसा लेक नहीं बनाना चाहिए। तो इसमें कोर्ट हेल्ड किया कि डिफेंडेंट जो है ये लायबल नहीं होगा। अब ऐसा है कि लायबल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? अब डिफेंडेंट यहाँ पे लायबल नहीं होगा क्योंकि जो आर्टिफिशियल लेक उसने बनाया था उससे पहले कभी हार्म नहीं हुई थी, और ऐसी वर्षा भी कभी नहीं हुई थी, ऐसी रेनफॉल भी पहले कभी नहीं हुई थी इन द पास्ट की इस तरह का हार्म हो सके। और जब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल हुई तभी ये वाटर आउट ऑफ कंट्रोल हुई इन द लैंड ऑफ द डिफेंडेंट ने जो आर्टिफिशियल लेक बनाया था उसके लेक से वाटर इसी कारण लीक हुई क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल हुई थी, और जिसके कारण प्लेंटिफ का 4 ब्रिज गिर गया। इसीलिए ये जो है एक्ट ऑफ गॉड के अंदर आएगा, और डिफेंडेंस जो है वो लायबल होगा कि वो ये डिफेंस ले सके, और वो कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं होगा। तो इसमें डिफेंडेंट को जो है उसके लायबिलिटी से फ्री कर दिया गया। अब हम दूसरा केस देखते हैं जो कि है कल्लू लाल वर्सेस हेमचंद। ये 1958 का केस है। अब इसमें क्या हुआ था कि डिफेंडेंट जो था हेमचंद, वो एक दीवार बनाए हुए रहता है। इसको हम कोशिश करते हैं कि एक ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। डिफेंडेंट जो था हेमचंद, वो एक दीवार बनाए हुए रहता है। फॉर एग्जांपल ये जो है वॉल है, ये रिलेटेड टू हेमचंद जो कि डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ कौन है? प्लेंटिफ है कल्लू लाल। इसका अब ये जो है यहाँ पे कल्लू लाल के घर के बच्चे हैं से पास आउट कर रहे होते हैं। इसी में होता क्या है कि बारिश हो रही थी। बारिश जो थी वो ऐसे ही नहीं थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल नहीं थी, ऐसी रेनफॉल थी कि मिनिमम जितनी वर्षा होती है ये एज्यूम किया गया कि 2.66 सेंटीमीटर का बारिश हुआ था, जो कि एक नॉर्मल बारिश होता है। ये बारिश हुई थी। अब हुआ क्या, जब यहाँ से प्लेंटिफ का चाइल्ड यहाँ से जा रहा था तो ये वॉल फॉल कर गया, और जब ये वॉल फॉल किया तो ये जो चाइल्ड यहाँ से जा रहे थे ये दोनों इसके अंदर दब गए और इसकी डेथ हो जाती है। तब यहाँ पर जो कल्लू लाल है ये कोर्ट अप्रोच करता है कि ये डिफेंडेंट के वॉल के कारण हुई है। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट हेमचंद है ये इसी का लेता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये इसी का डिफेंस लेना चाहता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुई है। तो इसमें जो था ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का केस है। तो इसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि नहीं, ये जो भी ये एक्टिविटीज़ हुई है, जो ये वॉल गिरा है और प्लेंटिफ का जो सन या उसका जो चाइल्ड था वो इसमें जो दब के उसकी डेथ हो गई है, इसके लिए डिफेंडेंट लायबल होगा। अब आप लोगों के माइंड में आएगा कि पिछले केस में वो लायबल नहीं हुआ था, एक्ट ऑफ गॉड के डिफेंस उसको मिल गया था, लेकिन इस केस में नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले केस में जो था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल हुई थी, ऐसी रेनफॉल कभी पास्ट में नहीं हुई थी, इसीलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल हुई थी, इसीलिए वो एक्ट ऑफ गॉड को जो डिफेंस था वो ले पाया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक नॉर्मल रेनफॉल हुई है, ये मेजर किया गया है कि 2.66 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है, जो कि एक नॉर्मल रेनफॉल होता है। लेकिन फिर भी ये जो वॉल फॉल किया है जिसके कारण ये जो 2 चाइल्ड हैं ये डेथ कर जाते हैं, तो इसके लिए डिफेंडेंट को लायबल ठहराया, क्योंकि
यहाँ पे जो था वर्षा जो हुई थी वो नॉर्मल वर्षा हुई थी। तो बेसिकली यही था एक्ट ऑफ गॉड का। अब हम अगले वीडियो में इसके और जो आगे का डिफेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये जजमेंट चाहिए हो देन यू टेक एन स्क्रीनशॉट। ओके, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है और कैसे इसका डिफेंस लिया जाएगा, कब ये लायबल होगा। तो इसमें बेसिकली याद रखने वाली बात यही है कि इसमें दो चीज़ होनी चाहिए जो कि इसेंशियल्स है फॉर द क्लेमिंग एक्ट ऑफ गॉड। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट। ये दोनों जहाँ भी होगा तभी हम एक्ट ऑफ गॉड को क्लेम कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू।